नमस्कार। ब्रेकिंग फास्ट समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ और हमने एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है और इस कार्यक्रम का नाम है कब तक तिनसुकिया शहर बनेगा रेलवे लाइन की लकीर के कारण। और यह जो कार्यक्रम है हम लगातार आपके बीच लाने की कोशिश करेंगे। और आज हमारे बीच एक विशेष व्यक्ति है प्रकाश बेद जी, जो नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभापति है तिनसुकिया के और साथ ही सक्रिय समाजकर्मी भी है। और इस पूरे विषय पर वो लगातार केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार या जो भी प्रशासन के लोग हो, इस बारे में जो जानकारी देते आए हैं और तिनसुकिया वासी को किस वजह से क्यों तकलीफ झेलनी पड़ रही है, इस बारे में भी वो जानकारी देते हैं। और इस पूरे विषय पर आज मैं उनसे अपडेट लेने के लिए कोशिश करूंगा और साथ ही इस रेल लाइन के वजह से तिनसुकिया का क्या क्षति हो रहा है, इस बारे में भी मैं उनसे जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। प्रकाश देव जी, आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रकाश जी, देखा गया है कि काफ़ी वर्षों से आप इस विषय पर लगे हुए हैं, काफ़ी वर्षों से ये जो समस्या है आप अवगत कराते आए हैं, जो डिपार्टमेंट हो या सरकारी के विभाग, लेकिन इसका रिजल्ट क्या है। और शुरुआत से ही मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो शुरुआत जो सर्वे हुआ है, जो पूरा जो पूरे विषय के बारे में मैं आपसे विस्तार से जानने की कोशिश करूँ। देखिए, अगर आपको याद होगा कि जब आपको मैंने मेरा ये चुनाव होने के पहले एक गाइड दी थी, अगर आपको याद हो तो मैंने ये कहा था कि मेरे कुछ मुद्दे हैं जिसके लिए मैं अध्यक्ष पद की चाह रखता हूँ और समाज ने मुझे बहुत साथ दिया, जिताया भी और अध्यक्ष पद पे भी मुझे बिठाया। मेरा वो मुद्दा था क्योंकि तिनसुकिया एक ऐसा शहर था जो कंबाइंड तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ पूरे भारत में हाईएस्ट रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट था। और आज जो स्थिति है, अगर आप किसी व्यापारी से बात करोगे तो तिनसुकिया को वो यही कहेंगे कि तिनसुकिया है, ना सही ढंग से काम हो रहा है, ना लोगों की उन्नति हो रही है, ना गाँव की उन्नति हो रही है, ना गांव के लोगों की उन्नति हो रही है। और उसके पीछे कहीं न कहीं कारण है ये रेलवे लाइन। अब मैं तिनसुकिया की बात करता था, लेकिन मैं आज ये कहूँगा कि ना कि तिनसुकिया बल्कि डिब्रूगढ़ से लेकर के तिनसुकिया ये रेलवे लाइन जिस तरह से कहते हैं ना कि शरीर को दो भाग करने वाला काम करती है, एक दाहिना भाग और एक बायां भाग, और से चीरती हुई आती है। शायद मेरी बातें कुछ लोगों को अच्छी ना लगे या प्रशासन को अच्छी ना लगे या रेलवे के अधिकारी को अच्छा ना लगे, लेकिन हकीकत ये है कि एक इंसान के दो भाग कर रही है ये रेलवे लाइन डिब्रूगढ़ से तिनसुकिया। कारण ऐसा है कि जिस समय ये रेल लाइन बनी थी उस समय तिनसुकिया की पॉपुलेशन थी 5,000 और आज तिनसुकिया की पॉपुलेशन 5 लाख। वाहन बढ़ गए। आज से 20 साल पहले 25 साल पहले तिनसुकिया में 12 या 20 गाड़ियाँ होती थी और 2 या 4 बाइक होती थी और 2, 4, 5 हाथ रिक्शे चलते थे, इतना ही था। और आज वो लाखों की तादाद में। सड़क उतनी है, एक तरफ रेलवे लाइन, एक तरफ बिल्डिंग, ना तो सड़क का चौड़ाकरण हो सकता है। पॉपुलेशन बढ़ गई, यातायात में प्रॉब्लम आने लग गई। अगर तिनसुकिया से शहर को छोड़ करके 45 किलोमीटर दूर अगर मेडिकल किसी को जाना है तो 2 घंटे लगेंगे, तब तक वो आदमी का प्राण निकल जाएगा। ऐसे बहुत केस हुए हैं जो यहाँ से निकलने के समय, क्यों? आपको ट्रैफिक जाम, गाड़ियों का पार्किंग की असुविधाएं, क्योंकि सरकार भी कहाँ से देगी कि पार्किंग के लिए जगह ही नहीं है। तो ये रेलवे लाइन अगर हटती है तो तिनसुकिया का चौतरफा, टोटली तिनसुकिया, पूरे तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट का गोल्ड माइन बन सकता है ये दोनों डिस्ट्रिक्ट। तो इसी में आपसे जानना चाहूँगा, जो रेल लाइन है, जो रेल लाइन शहर के बीच में होने की वजह से क्या तिनसुकिया या रेलवे को कुछ स्पेशली कुछ फ़ायदा होने वाला है, आपको लगता है क्या? शहर के बीच में जो रेल लाइन है, इससे कुछ फ़ायदा किसी का हो रहा है आपको लगता है? फायदा कहाँ है, नुकसान ही नुकसान है। अगर आप, मैं रेलवे की दृष्टि से या उनकी आर्थिक दृष्टि से बात नहीं करूँगा, अगर आप सामाजिक दृष्टि से बात करें या शारीरिक दृष्टि से या इंसान की जीवन की दृष्टि से करो, साल में 1 या 2 केस घटनाएं ऐसी होती है कि इस रेलवे लाइन की वजह से कहीं न कहीं आदमियों की मौत होती है।
अब ये गलती मैं ये नहीं कहूँगा कि उसमें रेलवे की गलती है, चाहे वो आदमी की गलती हो, लेकिन उस रेलवे लाइन की वजह से उनकी जान जाती है। और एक इंसान की जान जाए, उसके परिवार से पूछो कि उनके ऊपर में क्या गुजरती है। अगर एक ही बेटा है किसी का कमाने वाला, अगर वो रेलवे की रेल लाइन के नीचे दब करके या कट करके मरता है, तो उसको परिवार का चलना कैसा होता है आप उससे पूछिए, तो वो बताएंगे कि उनकी व्यथा क्या है इस ट्रेन की वजह से। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर दिन ऐसे हादसे होते हैं, लेकिन साल में 1 या 2 हादसे ऐसे होते हैं। ये रेलवे के पास भी रिकॉर्ड है, समाज के पास भी रिकॉर्ड है, हर आदमी की दृष्टि में। ये मैं तिनसुकिया की बात कर रहा हूँ। अगर आप डिब्रूगढ़ से तिनसुकिया की बात करो तो साल में ऐसे 5 या 10 घटनाएँ होती होगी। मुझे इसका संज्ञान नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं है कि मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 5 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन होता है। जी, जी, जी। जो व्यवसाय का क्षेत्र है, व्यवसाय का क्षेत्र में कितना प्रभाव हो रहा है इस जो रेल लाइन, और विशेष तौर पर देखा जाए कि जो आपका चेंबर का जो एरिया है और साथ ही नौपोखरी एरिया का बीच में आता है, और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से दुलियाजान या डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ वाणिज्य के क्षेत्र में यहाँ पे आते हैं चेंबर पे, या आपका जो एरिया है व्यवसाय का व्यवसायिक एरिया जो यहाँ होलसेल एरिया है विशेष तौर पर, वहाँ लोग आते हैं सामान खरीदने के लिए। तो व्यवसाय के क्षेत्र में कितना नुकसान हो रहा है, और अगर यह रेल गेज या रेल लाइन अगर हट जाता है तो उससे कितना मुनाफा होने वाला है लोगों को और साथ ही सरकार को। देखिए, ये चीज़ मैं तो अपने वक्त में पहले ही कह चुका कि ये सबसे बड़ा कि जो हमारा हाईएस्ट रेवेन्यू पे एरिया, यहाँ के लोगों की जो चौतरफा डेवलपमेंट होता था 96 के पहले तक, आज वो नहीं है। उसका कारण कहीं न कहीं पे ये रेलवे लाइन बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि बाधा डालती है व्यापार करने में और सुविधाएं। देखो, व्यापार लोग कहाँ करते हैं, जहाँ लोगों को ये सुविधा मिलेगी आराम से आने के लिए, जाने के लिए, लोडिंग के लिए, अनलोडिंग के लिए, हर तरह की सुविधा एक व्यापारी या परचेज करने वाला या बेचने वाला, उनको ये सब सुविधाएं चाहिए। या एक खरीदार का वो बात कर लो या एक बेचने वाले का बात कर लो, उनको सुविधाएं तो चाहिए। और ये सुविधाएं क्या होता है कि इस रेलवे लाइन की वजह से ये सारा का सारा प्रॉब्लम हो रहा है। इसके लिए देखिए, ऐसा है, रेलवे का सर्वे हुआ था जब ममता बनर्जी रेलवे मंत्री थी, उस समय इसका बात भी हुई थी, इसको लाइन को ले जाने के लिए, जब मीटर गेज से ब्रॉड गेज होने के पहले की बात है। सारा सर्वे भी हुआ था। हम कोशिश कर रहे हैं उन पेपरों को निकालने के लिए, लेकिन उसमें अभी तक हमें सफलता नहीं मिली है। हम कोशिश में लगे हुए हैं कि बहुत जल्दी हमें कुछ वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाए कि इसका एक सर्वे हुआ था। आज अगर वो सर्वे हो तो हम रेलवे के साथ, रेल प्रशासन के साथ, और हमारा अभी जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा जी, वो तो बहुत ही कर्मठ हैं और वो जानते हैं कि जब उनके संज्ञान में अच्छी तरह से आ जाएगी कि ये लाइन जो है यहाँ के व्यापारिक क्षेत्र में या इसके डेवलपमेंट में, तिनसुकिया या डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट की प्रोग्रेस में ये वादा डालता है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर वो चाले जिस दिन उनके मन में आ गई कि ये हटवाना है, तो ये उनके लिए सिर्फ चुटकी भर का काम रहेगा। बहुत जल्दी वो काम करवा सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें रेलवे को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। रेलवे सोच सकती है या भारत सरकार सोच सकती है कि अगर हम रेलवे लाइन का एक जगह से दूसरे स्थान की तरफ अगर लेके जाएं, तो हो सकता है कि 100 किलोमीटर की रेंज को ये शिफ्ट करने के लिए 600 करोड़ रुपया या 700 करोड़ का खर्च हो सकता है। मैं आपको इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो ज़मीन की, रेलवे के पास जो ज़मीन अभी है, अगर वो दूसरी जगह रेल लाइन करते हैं और अधिकृत करते हैं, जो पैसा उनको वहाँ कंपनसेशन में देना है, उससे 500 टाइम ज़्यादा आप जो ये ज़मीन है, अगर कॉमर्शियली इस ज़मीन को बेचते हैं, तो रेलवे को भाई एक अंदाजन मैं कह सकता हूँ हज़ारों करोड़ में लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। और तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट का चौतरफा डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जगह मिल जाएगी। जगह मिलने से टाउन का सौंदर्यीकरण होगा, नए नए साधन बनेंगे, जगह मिलेगी, मार्केट्स बनेंगे, कम्प्लेक्सेस बन सकता है। तो ये चीज़ें क्या है कि अगर करते हैं तभी देखिए डेवलपमेंट कैसे होता है। एक शहर का या एक क्षेत्र का या एक लोगों का जब व्यापारिक दृष्टि से उन्नति होगा, आर्थिक दृष्टि से अगर उन्नति होगी, तभी उस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो सकता है। प्रकाश जी, जो आपने बात कही उसी पर मैं फिर से आपको नज़र डालने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसके बारे में मैं आपसे जानकारी लेने की कोशिश करूँगा। जो आपने सर्वे की बात कही, 2013 में जो हमें जानकारी मिली, 2013 में 840 करोड़ रुपए इसका बजट पेश किया गया था। इसको एस्टीमेट दिया गया था सरकार को, केंद्र सरकार को, कि इसका 840 करोड़ रुपया इसके लिए खर्च हो गए। और उसके बाद सरकार चेंज हुआ, नया सरकार गठन हुआ, और बीजेपी का जब सरकार आया तो
इस सरकार ने कहा कि सफिशिएंट हमारे पास फंड नहीं है और सफिशिएंट फंड नहीं होने की वजह से फ़िलहाल ये काम करना संभव नहीं है, जहाँ तक हमारी जानकारी है। तो आपको क्या लगता है कि अगर 840 करोड़ या 1000 करोड़ ही अगर लगता है तो इतना बड़ा जो डेवलप के क्षेत्र में, जो उन्नयन के क्षेत्र में जो बाधा हो रहा है, एक कौन सा बड़ा बात है रेलवे के लिए या सरकार के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च कर एक डेवलप के क्षेत्र में? आज जब सड़क का निर्माण हो रहा है, हर जगह सड़कें बनाई जा रही है, तो इस तरह का कौन सा बड़ा बात है ये बजट लगता है आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा कि 800 करोड़ रुपए का, मेरी नज़र में मुझे पता नहीं है कि उस समय सर्वे में 800 करोड़ रुपया हुआ होगा। 40 करोड़ मेरे पास है। डाटा वो पेपर्स मैं नहीं देखा हूँ, इसलिए उस विषय में मैं चर्चा पे नहीं जाऊँगा। लेकिन हाँ, शायद कहीं न कहीं पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस कहीं से फीडबैक सरकार के पास में, केंद्रीय सरकार के पास गई होगी, रेलवे मंत्रालय। जो बात मैं कह रहा हूँ कि आज जो रेलवे के पास में तिनसुकिया की जो ज़मीन है अधिकृत, अगर आज उसको स्नातीकरण करते हैं, वो दूसरे जगह पे लेके जाते हैं उसका, अगर जहाँ हमारी बाईपास बनी है, अगर वो बाईपास की तरफ से अगर वो लेकर के और लीडू से लेकर जाते हैं और एक नया तिनसुकिया स्टेशन का भी अगर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो ये जो जगह पूरा कॉमर्शियल है, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर वो 1000 करोड़ का खर्च आएगा, सरकार को 5000 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपया उस ज़मीन की वैल्यू मिलेगी, जो आज सड़कों जो ज़मीनों के दाम है। तो अगर कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तब भी उनको नुकसान नहीं होगा, और जब तक वो नया लाइन नहीं बनती है तब तक ये लाइन को यूज़ करे। उसको बनाने के बाद में इसको हटा दें, यहाँ से हटा दें, तो एक देखिए, अल्टीमेटली सरकार, रेलवे या रेलवे मंत्रालय या भारत की सरकार लोगों का भला चाहेगी। लोगों का भला होगा तो देश का भला होगा। लोगों की आर्थिक स्थिति इम्प्रूव होगी तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है अपने आप स्ट्रॉन्ग होगी। ये हमारे प्रधानमंत्री जी भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। कहीं न कहीं हम लोगों की ये व्यथा या हम लोगों की कमजोरी है कि हम अपनी बात को सही ढंग से सरकार के समक्ष या रेलवे के विभाग के समक्ष रख नहीं पाए। नहीं प्रकाश जी, एक चीज़ क्योंकि जो आपने बात कही, आपके संस्था के द्वारा या विभिन्न जो सामाजिक संगठन है या जो सामाजिक स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं, इस तरह के काम करते आए हैं और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन यहाँ बात आता है कि हम कुछ प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि हमारे जो समस्याएं केंद्र सरकार तक या राज्य सरकार तक पहुँचाती है। तो आज हमारे अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में अगर देखा जाए तो केंद्रीय सरकार के जो प्रतिनिधि शायद इस बार सबसे ज़्यादा हो गए नॉर्थ ईस्ट से, और इनका क्या जिम्मेदारी नहीं बनता है? और रामेश्वर तेली भी आज वर्षों से आज केंद्रीय मंत्री के तौर पर है, या सर्बानंद सोनोवाल भी रह चुके हैं केंद्रीय मंत्री के तौर पर, खेल विभाग हो या जो भी हो, लेकिन आज उनका भी एक इस विषय पर दायित्व बनता है, आपको लगता है? देखिए, दायित्व ऐसा है कि ये दायित्व पहले बनता है सामाजिक कार्यकर्ताओं का, लोगों का, कि उनके संज्ञान में डाले। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब हमने हमारे एमएलए संजय किसान जी को जब बोला, तो संजय किसान जी ने एक लेटर लिख करके और मुख्यमंत्री जी के पास भी भेजा और रेलवे मंत्रालय में भी भेजा कि ये रेलवे लाइन का यहाँ से हटाया जाए तिनसुकिया से। तो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे राजनेता का ही सिर्फ दायित्व बनता है, चाहे तेली जी की बात करें या सोनोवाल साहब की बात करें या किसी और की, मैं वो उनको नहीं दोष दूंगा। ये दोष हमारे खुद का दोष है कि हमने इस बात को उठाया नहीं। प्रतिनिधि जो होते हैं वो समस्याएं उठाने के लिए होते हैं, और रामेश्वर तेली जी का घर शायद 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दायरे के अंदर है, और इतना बड़ा जो समस्या है, केंद्रीय मंत्री जब यहाँ से बिलोंग करते हैं तो ये समस्या उनको नज़र में नहीं आता होगा, आपको लगता है? नहीं, ऐसा है। मैं आपको बताऊं कि अभी पूजा के दौरान हमारे मंत्री महोदय, दोनों मंत्री महोदय हमारी चालिया नगर पूजा कमेटी में आए थे और हमारा इस विषय में उनके साथ में एक चर्चा भी हुई है, और उन्होंने कहा भी है कि आप मेमोरेंडम बना करके और इसमें वो भी पूरा का पूरा साथ देंगे। तो ये तो मैं नहीं कहूँगा कि नहीं जी उन्होंने तो रूखा जवाब दे दिया, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि अब ये किसी को व्यक्ति विशेष को मैं दोष नहीं दूंगा।
लेकिन शायद हमारे किसी के दिमाग में कुछ लोगों के आया, लेकिन वो प्रॉपर वे में, देखिए कोई भी आज सरकार से अगर कोई काम कराना होता है तो उसका एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से आपको जाना होगा। आज अगर मैं आपको ये बाइट दे रहा हूँ और बाइट देना, हाँ मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप कम से कम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो ये बातें कहीं ना कहीं सरकार तक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सरकार तक भी जाएगी, और सरकार के पास जाएगी तो वो सब बातों को समझेंगे तो डेफिनेटली मुझे पूर्ण विश्वास है, चाहे वो हमारे खुद के विधायक हैं, मंत्री महोदय हैं, चाहे हमारे एमएलए साहब एमपीज हैं, जो मंत्री हैं आज पावरफुल मंत्री है, और उनकी वार्तालाप में उन्होंने कहा है कि हम इस मुद्दे को उठाएंगे और हम बहुत जल्दी एक मेमोरेंडम तैयार करने जा रहे हैं। कोविड की वजह से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं बनने की वजह से एक साधारण मेमोरेंडम बना करके अगर हम रेलवे का चेंज करने की बात करें शायद उसमें असंभव हो, इसलिए इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कमिटेड है नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कमिटेड है कि इसके लिए इस मुद्दे को पुरजोर ढंग से उठाएं। जी, आपने जो लगातार इस विषय में काम किया है, और इस विषय में मैं मंत्री संजय किसान का भी प्रशंसा करना चाहूँगा, क्योंकि जो उन्होंने वादा किया था और जैसे ही सरकार गठन हुआ, सरकार गठन होने के साथ ही उन्होंने असम सरकार को इस बारे में जानकारी दी है, कि लेटर भी दिया है, जो कि हमें पता है। लेकिन मैं वही चीज़ में फिर से घुमा के लाना चाहूँगा, हमारे यहाँ जो केंद्रीय मंत्री है, अगर वो लग जाए, अगर वो इस विषय पर अगर जोर डाले, तो ये रेलवे गेट का जो समस्या है कितना कठिन है, ये तो बिल्कुल आसान है। अगर ये जो केंद्रीय मंत्री हमारे यहाँ से जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अगर इस पर वो जोर डाले तो ज़्यादा बड़ा समस्या है, आपको लगता है? तो ऐसा है कि हर कार्यशैली का एक अपना तरीका होता है, और तरीके के बाहर कोई भी नहीं कर सकता। आज कोई भी व्यक्ति अगर वो बहुत बड़े मंत्रालय में हो तो ऐसा नहीं होता है कि वो मंत्रालय में आ गए तो वो ऐसे जादू की छड़ी की तरह घुमाए और काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। मुद्दा तो उठा सकते हैं, मुद्दा उठा सकते नहीं, बिल्कुल उन्होंने वादा किया है। 5 साल खत्म होने पे 5 साल खत्म होने से क्या होता है, देखिए ये बात है कि आप उनके संज्ञान में, जहाँ तक मेरी जानकारी के हिसाब से, मैंने तो अभी जब वो आए तब उनको जो है इस विषय के विषय में हमने एक चर्चा किया और उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया, और उन्होंने कहा है कि भाई इस मुद्दे को हम उठाएंगे वहाँ पे फिर, और उसके लिए एक जो मेमोरेंडम वगैरह जो भी हम लोगों का भी तैयार करके, देखिए क्या होता है, सिर्फ एक मंत्रालय का बात बोलने से या किसी एक विशेष मंत्री के विषय में हम बात बोल करके हम काम नहीं हो सकता है। इसमें जागरूकता, हम समाज के हर व्यक्ति की जागरूकता होनी जरूरी होगी। तिनसुकिया में बहुत संगठन है, हर संगठन को इस विषय में चिंतन करना चाहिए था कि क्या हमारी आज जो डेवलपमेंट में कहाँ हमारे बाधाएं आ रही है, और उन बाधाओं को अगर हम अपनी बात को, एक क्या होता है कि एक आप जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक खुला हाथ है, कोई भी इसको तोड़ सकता है एक एक अंगुलियों में। ये आप पूरे तिनसुकिया के संगठन संभलो, लेकिन सारे संगठन अगर इस तरह से करें तो इसको तोड़ना बड़ा असंभव होगा। तो ये दायित्व बनता है कि हम सारे संगठन के लोग मिल करके एक स्ट्रॉन्ग मेमोरेंडम जो हमारे एजेंडे में है, हमने डिस्कस भी किया है, और पहल नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स कर रहा है इसकी। मैं इसको एकदम मानता हूँ कि कुछ लैप्सेस हम लोगों की तरफ से भी रहा है कि कोविड की वजह से हम जितना समय देना था वो हम दे नहीं पाए। कुछ इन्फॉर्मेशन डाटा हम कलेक्शन कर रहे हैं, मंत्री महोदय से बात हुई है, एमपी से बात हुई है, हमारे जो मंत्री हैं रामेश्वर जी, उनसे भी बात हुई है। उसके बाद हमने अपने मेमोरेंडम में, मान लीजिए अर्बन मंत्री जी आए तो उसमें भी ये रेलवे लाइन का मुद्दा हमने उसमें उठाया है। हम बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री साहब को भी हम अनुरोध करेंगे कि वो नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आए। एक संवाद हम करना चाहते हैं कि रूबरू होकर के कुछ समस्याएं जो तिनसुकिया की है वो उनके समक्ष रखें। ये अभी हम बहुत जल्दी एक उनको इन्विटेशन लेटर भेजने वाले हैं, भेज करके उनके साथ में भी जब वो तिनसुकिया आएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब हम कहेंगे तो वो जब भी अपना विजिट में आएंगे तो वो हमारे चैम्बर में अवश्य आएंगे और हम ये मुद्दे जरूर उठाएंगे, आप लोग से समक्ष बात करेंगे। ये नहीं है कि कोई पीठ पीछे बात होगी और बंद कमरे में बात होगी, सारे समाज में सार्वजनिक इसकी रीजनिंग्स देके बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस दिन ये बात हमारे मुख्यमंत्री जी के पास अच्छे ढंग से कानों में चली जाएगी, सारे संगठन मिल करके सबके एक सहयोग से, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये बहुत असंभव काम नहीं है और ये होके रहेगा। ये हमारा पूर्ण विश्वास है कि हम जब तक नहीं होगा तो भाई देखो ऐसा है, मेरे जीवन का भी एक लक्ष्य रहता है कि जीत का जश्न मनाऊंगा नहीं, हार मुझे स्वीकार नहीं, लड़ता रहूँगा जब तक रहेगा, नहीं होगा तब तक कोशिश प्रयत्न करते रहेंगे। चलिए, आपके बारे में और आपकी संस्था के बारे में इस बार मैं जानकारी लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के
सभापति भी है और साथ में केट के नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी भी है। तो जो केट आज एक इतना बड़ा संस्था है और साथ ही नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। तो आज केट के द्वारा और आपका नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जब दोनों का दायित्व पे आप है, तो किस तरह का जो पहले कुछ अगर समस्या भी होता था तो किस तरह का सुविधा हो पाएगा इस मुद्दे को केंद्रीय स्तर पर या नेशनल स्तर पर इसको उठा पाना? देखिए, अगर आपको याद होगा, शायद आपने बाइट लिया था या किसी और भाई ने बाइट लिया था कि उस समय जो हमारे केट के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं परवीन खंडेलवाल जी, हमने रेलवे लाइन के बीच में खड़ा होकर के उनका इंटरव्यू लिया था और उनको बोला था। लेकिन क्या है, चूंकि कि अभी तक हमने मेमोरेंडम दिल्ली नहीं भेजा है, तो जब तक मेमोरेंडम दिल्ली नहीं जाएगा तब तक हम मंत्रालय से बात नहीं कर सकते हैं। इवन मैं आपको जानकारी के लिए दूं कि हमने कोशिश किया था कि अभी रेलवे के जो मंत्री पहले पीयूष गोयल जी थे, तो उनसे हमारी इस विषय में एक बार चर्चा हुई थी, और अभी जो मंत्री बने हैं तो उनसे भी हम एक अपॉइंटमेंट का, मेरे लेवल में केट के द्वारा एक अपॉइंटमेंट की मेरी बात चल रही है उनके साथ में। मैं बीच में अभी भुवनेश्वर भी गया था इसी विषय को लेकर के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन मैं उनसे वार्तालाप नहीं कर पाया। मुद्दे देखो ऐसा है कि हम अपनी तरफ से हमारी जितनी शक्ति के हिसाब से हम इसके पीछे लगे हुए हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। हमने हमारे दोनों विधायक महोदय और हमारा एमपी महोदय जो दोनों मंत्री है, उनसे भी हमारी इस विषय में चर्चा हुई और उन्होंने भी बहुत पॉजिटिवली कहा इस बात को कि नहीं, ये होना चाहिए। और एक चीज़ इसी मुद्दे से जुड़ा मैं एक और चीज़ आपको नज़र में लाना चाहूँगा और इस बारे में आपकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करूँगा। चूँकि हमें जो जानकारी मिली है, अरुणाचल में भी रेलवे का जो नेटवर्क है स्ट्रॉन्ग होने वाला है, वहाँ भी रेल लाइन बिछाई जाएंगी और चारों तरफ काम भी शायद शुरू हो चुका है। और अरुणाचल का जब रेलवे का काम संपूर्ण हो जाएगा, जब रेलवे का आना जाना जब शुरू हो जाएगा, चलाचल जब शुरू हो जाएगा, तो यहाँ भी एक ट्रैफिक का बड़ा समस्या होने वाला है, क्योंकि जो रेलवे जो ट्रेनें आएंगी या जाएंगी इसी ट्रैक पर जाने वाली है। तो इसको लेकर इतना बड़ा समस्या होने वाला है आपको लगता है, और इसको किस तरह समाधान करना चाहिए आपको लगता है? मैं धन्यवाद दूंगा आपकी दूरगामी सोच की, क्योंकि ये एकदम सही है कि आज तो सिर्फ एक या दो लोकल ट्रेन चलती है इस रूट में और पूरे दिन में एक बार। लेकिन आज अगर अरुणाचल, नामसाई और परशुराम कुंड के साथ में जो कनेक्टिविटी और ऑलरेडी ये सेंक्शन हो चुका है, अगर ये आने के बाद में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि राजधानी भी वहाँ से जाएगी, ब्रह्मपुत्रा मेल भी वहाँ से जाएगी, आसाम मेल भी वहाँ से जाएगी और अन्य बहुत जो है ईटानगर के लिए, इधर के लिए, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये सच्चाई है कि आज हमारी सड़कें इतनी कम है, चौड़ी कम है कि अगर उतना ज़्यादा आना जाना और व्यवसायिक क्षेत्र है रेलवे लाइन के उस पार भी, तो व्यापार करना भी असंभव हो जाएगा। वो जो हज़ारों लोग जो दुकानें खोल के बैठे हैं उनको तकलीफ, साउंड पोल्यूशन, खतरा एक्सीडेंट्स के। आदमी क्या होता है कि देखिए, हर इंसान का एक फितरत होती है कि वो काम को और पैसे के लिए और अपनी जीविका के लिए कभी कभी जो है आंख बंद हो जाती है। मैंने अपना एक विशिष्ट मित्र को खोया इस रेलवे एक्सीडेंट में। आपको अगर ज्ञात होगा कि तिनसुकिया का एक बहुत अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता था विजय जी शर्मा, स्वर्गीय विजय जी शर्मा, एशियाटिक ट्रेवल्स, पूरा तिनसुकिया जानता है उनको। उनके सोशल की रात में 12 बजे भी अनजान आदमी भी उसके पास कोई जाता था तो वो उठ करके बाहर आता था उसकी सहायता करने के लिए। उस मेरे बचपन के दोस्त की मृत्यु रेलवे लाइन की एक्सीडेंट से हुई थी। मैं भूल नहीं सकता हूँ इस बात को। तो आपको ये जो आपने प्रश्न किया है, बहुत अच्छा प्रश्न किया और ये चीज़ एकदम सही है, क्योंकि जब हमने मेमोरेंडम बनाएंगे तो उसमें ये चीज़ भी हमने देने वाले हैं और ये उनकी लाइन की चालू होने के पहले हम इसका शिफ्टिंग का बात करना ज़रूरी हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि एक दफ़ा अगर वहाँ से उसके बाद कनेक्टिविटी हो जाएगी तो रेलवे का और अधिक खर्च बढ़ जाएगा। शायद रेलवे उसके बाद हो सकता है कि वो ना माने और इतना खर्च हो जाए कि उनको वायबिलिटी में ना आए। तो ये हमारा रहेगा कि प्रयास, और मैं कोशिश करूँगा कि ये 2022 के जनवरी फरवरी के भीतर मेमोरेंडम लेकर के और एक डेलीगेशन, जहाँ हम हर एसोसिएशंस के लोग, हर समाज के वर्ग के लोगों को साथ में लेकर के रेलवे मंत्रालय के साथ इसके बारे में डिस्कस करेंगे, 1-to-1 आई कंटेक्स्ट में चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद उनका क्या ओपिनियन आता है, क्या नहीं आता है, वो एक बहुत बड़ा मेरे को ऐसा लगता है कि वो एक बहुत कारगर सिद्ध होगा। क्योंकि आज हम अगर कोर्सपोंडेंसेस में खाली करते हैं
तो हो सकता है कि उनकी नज़र में या डिले हो या किस तरह, लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन लेकर के और हम आई कंटेक्स में मंत्रालय के साथ बैठ करके इस विषय पर चर्चा करेंगे तो इसमें कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे हेमंत विश्वास जी को, जब हम ये बात उनके कान में भी डालेंगे और जिस तरह से मैं अभी आपके साथ बात करता हूँ, जब भी हमें मौका मिलेगा उनके साथ इस विषय में एक विस्तार चर्चा करेंगे, विस्तार बात बताएंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो जब उनका साथ मिल गया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये काम बड़ा आसानी से हो जाएगा। जी प्रकाश बेद जी, अंत में जो हमारे दर्शक हैं उनसे आप क्या मैसेज देना, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और इस पूरे विषय पर मैं आगे भी आपसे जानकारी लेते रहूँगा और इस पूरे विषय पर मैं एपिसोड वाइज चूँकि ये मैं कार्यक्रम करते रहूँगा, आगे भी मैं आऊँगा, आगे भी आप इस बारे में मैं जानकारी लेने की कोशिश करूँगा। फिलहाल जो हमारे दर्शक हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस चर्चा को शुरू किया है, बहुत बहुत इसके लिए साधुवाद आपको। और मैं मेरे जितने भी तिनसुकिया वासी है, जितने भी चाहे तिनसुकिया के अलावा जिनमें बात कर रहा हूँ डिब्रूगढ़ टू तिनसुकिया की बात, तो मैं सारे लोगों को ये कहूँगा कि धैर्य रखें, साथ दें, सबका साथ अवश्य काम होगा। और हमारी सोच अच्छी है, कोई नेगेटिव सोच नहीं है, हम समाज के हर वर्ग के लोगों की भले के लिए और अच्छे के लिए करते हैं। साथ ही साथ मैं एक और बात को ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी हर समय हर वक्त में कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट मेरे हृदय में है, तो मैं आज आपके माध्यम से अगर ये हमारे प्रधानमंत्री जी तक आपकी न्यूज़ अगर जाती है तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि हमारे तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में आप रेलवे कोच की एक बड़ी फैक्ट्री की घोषणा करें, जिसमें 10 से 15 हज़ार या 20 हज़ार करोड़ का वो प्रोजेक्ट हो, ताकि हमारे तिनसुकिया के और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के और आसाम के लोगों को रोज़गार मिले, छोटे छोटे उनके उद्योग के मौके मिले, ताकि जब तक आर्थिक स्थिति गांव के लोगों की और समाज के लोगों की नहीं होगी तब तक सही रूप से हमारा विकास नहीं हो सकता है। जबकि हमारा डिस्ट्रिक्ट तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट भगवान ने सबसे रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट बनाया, ये मैं मानता हूँ। हो सकता है मेरी ये बात गलत भी हो या सही हो, लेकिन मुझे लगता है कि कुदरत ने सब कुछ दिया है, फिर भी हमारे लोग इतने कमज़ोर हैं आर्थिक स्थिति से। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर ये बात हमारे प्रधानमंत्री